नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है हमारे डर के संसार में। यह है अधूरा सच, जहां कहानियां नहीं, डर जिया जाता है। हर एक किस्सा सच्चाई और सायों दोनों का संगम है। तो अगर आप तैयार हैं उस अंधेरे से मिलने जो आपके अंदर छिपा है, तो चलिए शुरू करते हैं अधूरा सच के साथ एक और डरावनी रात। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है, लेकिन उसका अतीत आज भी उसे नींद में डराता है। नाम है आरव और उसके गांव छतरपुर में उसकी दादी को लोग चुड़ैल दादी कहते हैं। तो अब सुनिए ये डरावना किस्सा आरव की अपनी जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम आरव है। मैं अभी दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी जड़ें एक छोटे से गांव छतरपुर से जुड़ी हैं, जहां मेरी दादी रहती थी। नहीं, अब भी हैं। पर वो कोई आम दादी नहीं थी। मेरी दादी को गांव वाले चुड़ैल दादी कहते थे। कोई उनका सामना रात में नहीं करना चाहता था। कहते थे कि वो कुछ ऐसा जानती थीं जो उन्हें इंसानों से अलग बनाता था। मैं बचपन में जब भी गांव जाता था, उनके कमरे में अजीब सी चीजें मिलती। सूखी नींबू की माला, राख के गोले, उल्टी लिपि में लिखी किताबें और सबसे डरावना एक बंद शीशी जिसमें एक कटे हुए नाखून जैसा कुछ तैरता था। लेकिन माँ हमेशा कहती थी, तेरी दादी बस पुरानी सोच की है बेटा, डर मत। पर डर तो लगता था। पिछले साल अचानक एक कॉल आया, तेरी दादी बहुत बीमार हैं आरव, आखिरी बार मिल लो। मैं बिना समय गंवाए गांव पहुंचा। गांव वहीं था, पर कुछ तो बदल चुका था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ पौधे भी कुछ छुपा रहे हों। दादी के घर पहुंचा तो देखा उनका कमरा एकदम वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था। दीवारों पर राख से खींचे गए कुछ चिन्ह, पुराने मिट्टी के दिए और बीच में बिछा एक काला चादर जिस पर दादी लेटी थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैं पास गया और सुना, उस दरवाजे को मत खोलना, चौथी रात मत रुकना। मैं कांप गया। क्या कह रही थी दादी? मैं उस रात वहीं रुका। आधी रात को मुझे दादी के कमरे से आवाजें आईं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दादी अपनी चारपाई पर नहीं थी, फर्श पर राख से खींचे गए गोले में बैठी थी। आंखें सफेद और कुछ संस्कृत जैसा बोल रही थी। मैंने डर कर मां को बुलाया, लेकिन जब तक वो आई दादी सोई मिली चारपाई पर। मां ने हंसते हुए कहा, तेरा वहम होगा बेटा, तू थका हुआ है। पर मुझे पता था यह कोई वहम नहीं था। दादी के कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था, लकड़ी का, जंग लगे ताले वाला। रात के करीब 2 बजे अचानक खटाक की आवाज आई। मैं भागा और देखा बक्सा खुला था और उसमें रखा था एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जिसमें दादी बहुत जवान थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा था एक लंबा सा काला साया जिसकी आंखें लाल थीं, और एक डायरी जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, रक्त का रण रक्त से ही छुपता होगा। मैंने डायरी उठाई और महसूस किया जैसे किसी ने मेरी गर्दन पकड़ी हो, कस के। मैं बेहोश हो गया। अब मैं डर गया था। मैंने गांव के एक पंडित जी से बात की। उन्होंने सुना और कहा, तेरी दादी साधारण नहीं है बेटा, वो एक प्राचीन शक्ति साधना की अंतिम उत्तराधिकारी हैं। किसी तांत्रिक ने उन्हें बचपन में चिन्हित किया था। उन्होंने उस शक्ति को खुद पर बांध लिया, लेकिन हर 100 साल में उस शक्ति को एक नया शरीर चाहिए होता है, और शायद अगला तू है। मैं सन्न रह गया। क्या मेरी दादी मुझे उस शक्ति को सौंपना चाहती हैं? दादी की बात याद थी, चौथी रात मत रुकना, पर अब सब कुछ जानने की जिद थी। मैं रुका। रात 12 बजे घर का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया, जो सालों से बंद था। दादी वहां खड़ी थी, आंखें सफेद, हाथ में वही राख वाली माला। उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कर दे आरव, मैं तुझे बचा नहीं सकती। फिर एक तेज आवाज आई। वक्त पूरा हुआ और काले धुएं का तूफान उठा। कमरे की हर चीज उड़ने लगी, दिए बुझ गए, दीवारें कांपने लगी, और तब वो आया, एक 7 फीट लंबा, बिना चेहरा, सिर्फ 2 जलती लाल आंखें और भयानक चीख। मैं कांपता रहा, भाग भी नहीं सकता था। तभी दादी ने अपने शरीर पर आग लगा ली। अगर मेरा खून चाहिए तो ले ले, पर मेरे आरव को छोड़ दे। शक्ति ठिठकी, जैसे रुक गई हो। धुएं में से वो परछाई गायब हो गई। कमरे में उजाला हुआ, सब कुछ शांत हो गया। मैं दौड़ा दादी के पास।
वो राख हो चुकी थी। दादी के अंतिम बलिदान के बाद मैं गांव से लौट आया था, लेकिन वो डर, वो राख की गंध और उनकी डायरी, सब कुछ मेरे साथ आ गया। शायद मैं जिंदा था, लेकिन कुछ मेरे अंदर मर गया था। दिल्ली में सब पहले जैसा था, कॉलेज, दोस्त, क्लासेस, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं था। हर रात जब कमरे की लाइट बंद करता, खिड़की के पास कोई परछाई दिखती, कोई बुदबुदाता। रक्त का रण अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा ये दिमागी थकावट है, ट्रॉमा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। 3 साल बाद मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, अर्जुन। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब अर्जुन सिर्फ 6 महीने का था, उसने एक दिन बिना किसी सिखाए कहा, दादी। मैं चौंक गया। हम कभी दादी के बारे में बात नहीं करते थे। मैंने पूछा, कौन दादी? उसने मेरी आंखों में झांका और बोला, जो आग में जली थी वो वापस आएगी। मैंने दादी की वो राख लगी डायरी दोबारा खोली, जिसे मैं पिछले 3 साल से बंद करके अलमारी में रखे था। उसमें अचानक एक नया पन्ना जुड़ गया था, जिस पर लिखा था, जब रक्त की अगली कड़ी जन्मेगी, राख फिर जागेगी। शक्ति के बीज अब उसकी आत्मा में अंकुरित होंगे। बचा सका तो बचा ले, वरना तू भी वही बनेगा जो तेरी दादी बन गई थी। ये पन्ना वहां पहले नहीं था। अब अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगी। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती, उसकी आंखें अचानक सफेद हो जाती। वो अकेले खेलते खेलते कुछ मंत्र जैसा बोलने लगता। एक दिन मैंने उसे गुनगुनाते हुए सुना, ओम नमः, काली रात्रि प्रकट हो, रक्त पिपासा पूर्ण हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या शक्ति अब मेरे बेटे के अंदर है? उस रात अर्जुन को तेज बुखार हुआ। मैं और मेरी पत्नी घबरा गए। अर्जुन बिस्तर पर चिल्ला रहा था, दादी आ रही हैं, दादी मुझे ले जाएंगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा। वहां कोई खड़ी थी, साड़ी पहने, बाल बिखरे, चेहरा झुलसा हुआ, और वहीं राख की गंध। दादी, पर वो तो मर चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, ताले लगाए, लेकिन अर्जुन का शरीर अपने आप हवा में उठ गया। अब मुझे किसी की मदद चाहिए थी। मैं भागा उस गांव के पुराने तांत्रिक गुरु वशिष्ठ के पास, जहां से सब शुरू हुआ था। वो अब भी जीवित थे, पर बोले, तू आ गया अंत का द्वार खोलने। तेरी दादी ने शक्ति को बांध दिया था, लेकिन वो बंधन अब टूट चुका है। अर्जुन को शक्ति ने चुन लिया है। अब उसे छुड़ाने का सिर्फ एक तरीका है, रक्त संस्कार। मैंने पूछा, क्या करना होगा? गुरु वशिष्ठ बोले, तुझे फिर से वहीं जाना होगा जहां दादी ने आत्म बलिदान दिया था। उस काली रात को दोहराना होगा, लेकिन इस बार सब कुछ दांव पर है। मैं अर्जुन को लेकर गांव वापस आया। दादी का घर वीरान पड़ा था, मगर अंदर दाखिल होते ही हवा में राख उड़ने लगी। दीवारों पर वही चिन्ह दोबारा उभर आए। दीपक अपने आप जल उठे। अर्जुन की आंखें फिर सफेद हो गईं। उसने कहा, देर हो गई पापा, अब कुछ नहीं बचा। तभी वही काली शक्ति प्रकट हुई, आग, धुएं, चीखें और लाल जलती आंखें। तभी मेरी मां आई, वो जो अब तक हमसे दूर रह रही थी, क्योंकि वो जानती थीं कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने वो राख जो दादी की चिता से बची थी, उसे उठाया और अर्जुन के माथे पर लगाई। हे शक्ति, तू मेरे बेटे को नहीं ले जा सकती। दादी ने तुझे बांधा था, अब मैं तुझे मुक्त करूंगी, लेकिन शर्त पर। उन्होंने खुद पर वो राख छिड़की और कहा, मुझे ले ले, अर्जुन को छोड़ दे। शक्ति रुक गई। पूरे घर में शांति छा गई। फिर अचानक जोरदार विस्फोट हुआ और सब अंधेरा हो गया। सुबह की पहली किरण में अर्जुन मेरी गोद में था, मुस्कुराता हुआ। मां वहीं फर्श पर थी, होश में, लेकिन जैसे जीवन की सारी ऊर्जा किसी ने निकाल ली हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है बेटा, अब अर्जुन सुरक्षित है, लेकिन राख की छाया कभी पूरी तरह जाती नहीं। अर्जुन अब 13 साल का हो गया था, एक होशियार, समझदार और थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का। हम लोग अब शिमला के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। गांव छोड़ दिया था, दिल्ली भी नहीं लौटे, क्योंकि मैं जानता था वो राख की छाया अब भी पीछा कर रही थी। मैंने अर्जुन से कभी उस रात की बात नहीं की, और मां, वो तब से बहुत कमजोर हो गई थी। हमेशा चुप, आंखें बंद किए, एक ही बात दोहराती, राख अब भी जल रही है। अर्जुन की 13वीं सालगिरह पर कुछ अजीब घटने लगा। उसके कमरे की खिड़की हर रात अपने आप खुल जाती।
घर की दीवारों पर धीरे धीरे राख के चिन्ह उभरने लगे। अर्जुन कभी कभी नींद में बड़बड़ाता, मैं तैयार हूं दादी, इस बार अधूरा कुछ नहीं रहेगा। एक रात मैंने अर्जुन को छत पर अकेले खड़े देखा। आधी रात को। उसकी आंखें सफेद थीं, होठों पर वही तंत्र मंत्र, AUM काली वासिनी रक्तदात्री देही में बलम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो राख भरी दादी की डायरी दोबारा देखी। इस बार उसमें एक नया पन्ना था जो मेरी ही लिखावट में था, पर मैंने कभी नहीं लिखा था। उसमें लिखा था, अब बारी अर्जुन की है, दादी की अधूरी साधना को पूर्ण करेगा वही। शक्ति अब सोई नहीं, अर्जुन में जाग चुकी है। अर्जुन के स्कूल में बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। एक बच्ची ने अपने माँ बाप से कहा, अर्जुन मुझे घूरता है और मैं सपने में जलती हूँ। स्कूल में एक दिन आग लग गई और केवल वो क्लास जली जिसमें अर्जुन बैठता था। सब हैरान थे, पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। और अर्जुन, वो सिर्फ मुस्कुराता था। अब डरने की जगह नहीं थी। मैं एक बार फिर उस गांव गया। अब वहां वीरानी थी, पर जंगल के उस पार मुझे गुरु वशिष्ठ मिले। बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने एक बात कही जिसने मेरी रूह हिला दी, अर्जुन अब शक्ति का हिस्सा नहीं, शक्ति अब अर्जुन बन चुकी है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुझे अब अर्जुन से नहीं, उस शक्ति से लड़ना है जिसने तेरी पूरी पीढ़ी को जकड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध अंत में बलिदान ही मांगेगा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि पूर्ण चंद्र की रात शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। उसी रात अर्जुन को शक्ति पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। उस रात हमें उसे वहीं ले जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, दादी के घर, और वहां पुनर्मोचन विधि पूरी करनी होगी। पर एक शर्त थी, अगर विधि अधूरी रही तो शक्ति तुझ में प्रवेश कर जाएगी। आरव, वही दादी का वीरान घर, वही चिन्ह, वही राख, वही सन्नाटा। हमने घर के बीचों बीच यज्ञ शुरू किया। गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र शुरू किए। अर्जुन अब कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो हवा में उठ गया। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मैं शक्ति हूं, मैं आरव की पीढ़ी का अंतिम खून पीकर मुक्त हो जाऊंगी। गुरु वशिष्ठ ने मुझे संकेत किया। अब मुझे एक काम करना था जो सबसे मुश्किल था। मुझे अर्जुन की आत्मा को झकझोरना था। प्यार से मैं चिल्लाया, अर्जुन बेटा, मुझे देखो, मैं तेरा पापा हूं। कुछ पल को उसकी आंखें कांपी, चेहरा बदला, लेकिन तभी शक्ति ने उसे और कठोर बना दिया। गुरु वशिष्ठ चिल्लाए, तुझे शक्ति से नहीं, बेटे से बात करनी है, अपने खून से। मैंने अपने हाथ में रखा छोटा खंजर निकाला और अपनी हथेली काट दी। लहू बहा और मैंने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन का चेहरा अचानक बदला। पापा, शक्ति चिल्लाई, नहीं, ये प्रेम, ये रक्त बंधन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गुरु वशिष्ठ ने अंतिम मंत्र बोला। एक जोरदार विस्फोट हुआ और शक्ति की चीखों के साथ वो हवा में घुल गई। अर्जुन जमीन पर गिरा, बेहोश पर जिंदा। गांव में पहली बार वर्षों बाद सूरज की किरणों ने घर को छुआ। अर्जुन मुस्कुराता हुआ उठा। उसकी आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं था। मैंने उसे गले से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब यह राज खत्म नहीं हुआ, बस बंद हुआ है, क्योंकि शक्ति कभी मरती नहीं, बस नींद में चली जाती है अगली पीढ़ी के लिए। अर्जुन अब 13 साल का हो गया था, एक होशियार, समझदार और थोड़ा शांत स्वभाव का लड़का। हम लोग अब शिमला के पास एक छोटे से कस्बे में रहते थे। गांव छोड़ दिया था, दिल्ली भी नहीं लौटे, क्योंकि मैं जानता था वो राख की छाया अब भी पीछा कर रही थी। मैंने अर्जुन से कभी उस रात की बात नहीं की। और माँ, वो तब से बहुत कमजोर हो गई थी, हमेशा चुप, आंखें बंद किए, एक ही बात दोहराती, राख अब भी जल रही है। अर्जुन की 13वीं सालगिरह पर कुछ अजीब घटने लगा। उसके कमरे की खिड़की हर रात अपने आप खुल जाती। घर की दीवारों पर धीरे धीरे राख के चिन्ह उभरने लगे। अर्जुन कभी कभी नींद में बड़बड़ाता, मैं तैयार हूं दादी, इस बार अधूरा कुछ नहीं रहेगा। एक रात मैंने अर्जुन को छत पर अकेले खड़े देखा। आधी रात को। उसकी आंखें सफेद थीं, होठों पर वही तंत्र मंत्र, AUM काली वासिनी रक्तदात्री देही में बलम। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने वो राख भरी दादी की डायरी दोबारा देखी। इस बार उसमें एक नया पन्ना था जो मेरी ही लिखावट में था, पर मैंने कभी नहीं लिखा था। उसमें लिखा था, अब बारी अर्जुन की है, दादी की अधूरी साधना को पूर्ण करेगा वही। शक्ति अब सोई नहीं, अर्जुन में जाग चुकी है।
अर्जुन के स्कूल में बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। एक बच्ची ने अपने माँ बाप से कहा, अर्जुन मुझे घूरता है और मैं सपने में जलती हूँ। स्कूल में एक दिन आग लग गई और केवल वो क्लास जली जिसमें अर्जुन बैठता था। सब हैरान थे पर कोई कुछ नहीं कह पा रहा था और अर्जुन वो सिर्फ मुस्कुराता था। अब डरने की जगह नहीं थी। मैं एक बार फिर उस गांव गया। अब वहां वीरानी थी, पर जंगल के उस पार मुझे गुरु वशिष्ठ मिले। बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। उन्होंने एक बात कही जिसने मेरी रूह हिला दी। अर्जुन अब शक्ति का हिस्सा नहीं, शक्ति अब अर्जुन बन चुकी है। मैंने पूछा, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, तुझे अब अर्जुन से नहीं, उस शक्ति से लड़ना है जिसने तेरी पूरी पीढ़ी को जकड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, यह युद्ध अंत में बलिदान ही मांगेगा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि पूर्ण चंद्र की रात शक्ति सबसे अधिक प्रकट होती है। उसी रात अर्जुन को शक्ति पूरी तरह अपने वश में कर लेगी। उस रात हमें उसे वहीं ले जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, दादी के घर, और वहां पुनर्मोचन विधि पूरी करनी होगी। पर एक शर्त थी, अगर विधि अधूरी रही तो शक्ति तुझ में प्रवेश कर जाएगी। आरव, वही दादी का वीरान घर, वही चिन्ह, वही राख, वही सन्नाटा। हमने घर के बीचों बीच यज्ञ शुरू किया। गुरु वशिष्ठ ने अपने मंत्र शुरू किए। अर्जुन अब कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो हवा में उठ गया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं शक्ति हूं, मैं आरव की पीढ़ी का अंतिम खून पीकर मुक्त हो जाऊंगी। गुरु वशिष्ठ ने मुझे संकेत किया। अब मुझे एक काम करना था जो सबसे मुश्किल था। मुझे अर्जुन की आत्मा को झकझोरना था। प्यार से मैं चिल्लाया, अर्जुन बेटा, मुझे देखो, मैं तेरा पापा हूं। कुछ पल को उसकी आंखें कांपी, चेहरा बदला, लेकिन तभी शक्ति ने उसे और कठोर बना दिया। गुरु वशिष्ठ चिल्लाए, तुझे शक्ति से नहीं, बेटे से बात करनी है, अपने खून से। मैंने अपने हाथ में रखा छोटा खंजर निकाला और अपनी हथेली काट दी। लहू बहा और मैंने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन का चेहरा अचानक बदला। पापा, शक्ति चिल्लाई, नहीं, ये प्रेम, ये रक्त बंधन मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। गुरु वशिष्ठ ने अंतिम मंत्र बोला। एक जोरदार विस्फोट हुआ और शक्ति की चीखों के साथ वो हवा में घुल गई। अर्जुन जमीन पर गिरा, बेहोश पर जिंदा। गांव में पहली बार वर्षों बाद सूरज की किरणों ने घर को छुआ। अर्जुन मुस्कुराता हुआ उठा। उसकी आंखों में अब कोई अंधेरा नहीं था। मैंने उसे गले से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, अब यह राज खत्म नहीं हुआ, बस बंद हुआ है, क्योंकि शक्ति कभी मरती नहीं, बस नींद में चली जाती है, अगली पीढ़ी के लिए। मैं अर्जुन हूं, हाँ, वही जो बचपन में शक्ति का पात्र बन चुका था। लेकिन पापा और गुरु वशिष्ठ के बलिदान ने मुझे उस अंधकार से बाहर निकाल लिया था। मैं बड़ा हुआ, पढ़ा, शादी की, और अब एक बेटा हुआ है, विवान। सब कुछ ठीक था अब तक। विवान सिर्फ 9 महीने का था जब उसने पहली बार कुछ बोला, दादी। मैं ठिठक गया। फिर एक रात जब मैं उसके कमरे में गया, उसने अपनी नन्ही उंगली से दीवार पर एक त्रिकोण खींचा, राख से। मैं समझ गया, वो शक्ति अब फिर जाग रही है। इस बार मैं डरने वाला नहीं था। मैंने वही पुरानी राख वाली डायरी निकाली। अब उसमें कोई नया पन्ना नहीं था, पर आखिरी पन्ने पर कुछ शब्द धीरे धीरे उभरने लगे। यह अंतिम जागरण है। अगर इस बार शक्ति पूर्ण हो गई तो यह वंश मिट जाएगा, लेकिन अगर राख को राख में मिलाया गया तो यह चक्र टूट सकता है। मैं अपने बेटे को लेकर गया उस वीरान मकान में जहां पापा ने मेरी आत्मा को बचाया था। अब वो घर और भी जर्जर था, लेकिन अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। दीवारें फिर से जलने लगीं, दिए जल उठे और एक परछाई जो दादी जैसी थी सामने आई। विवान अब मेरा है। मैंने बेटे को गोद में लिया और कहा, अगर तुझे चाहिए तो मुझे हरा कर ले जा। वो हंसी, एक डरावनी गूंजती हंसी। फिर चारों ओर से राख उड़ने लगी, एक काला तूफान जिसमें मेरी माँ, मेरे पापा, दादी और हर वो आत्मा शामिल थी जिसने कभी शक्ति को छुआ था। यह तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा अर्जुन। लेकिन तभी कुछ हुआ। विवान के माथे पर एक तेज प्रकाश उभरा। उसने अपनी नन्ही हथेली मेरे हाथ पर रखी और एक शब्द बोला, मोक्ष। और जैसे ही उसने यह कहा, पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। लेकिन ये आग शुद्ध थी, तपस्वी थी, जलाने वाली नहीं, मुक्त करने वाली। परछाइयां चीखने लगी,
दादी की आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराते हुए राख बन गई और हवा में बिखर गई। मैं वहीं बैठ गया, विवान मेरी गोद में। अब सब कुछ शांत था। गुरु वशिष्ठ की एक भविष्यवाणी याद आई, जिस दिन शक्ति को प्रेम, बलिदान और मासूमियत की त्रिवेणी मिलेगी, उस दिन वो खुद मोक्ष मांग लेगी। आज वो दिन था। हम शिमला लौट आए। विवान अब 3 साल का है, एक सामान्य हंसता खेलता बच्चा। कभी कभी वो राख से खेलता है, लेकिन अब वो राख सिर्फ मिट्टी है, कोई शक्ति नहीं। हमने दादी के घर को गिरवा दिया। उस जमीन पर अब एक पुस्तकालय बनवा रहा हूं, जिसका नाम होगा शक्ति और मोक्ष, मेरे दादी के राज। कुछ कहानियां और डर के लिए नहीं, चेतावनी के लिए होती हैं। कुछ पीढ़ियां इसलिए डरती हैं ताकि अगली पीढ़ी जी सके, और कुछ राखें इसलिए उड़ती हैं ताकि अग्नि शांत हो सके। यह अंत था, लेकिन हर अंत एक शुरुआत है। क्या आप तैयार हैं अपनी दादी के रहस्य से मिलने? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए शकील की कहानी से आपको क्या सीख मिली। क्या मोक्ष सिर्फ आत्माओं को चाहिए होता है या इंसानों को भी? मिलते हैं अगली कहानी में, डर, रहस्य और अधूरे सांच के साथ। तब तक के लिए अलविदा।